दिसंबर 1975 एशिया भर में चल रहे हिपी ट्रेल पर एक भयानक पैटर्न शुरू हुआ। एक अमेरिकन ट्रैवलर टेरेसा नॉर्टन दिसंबर 1975 में थाईलैंड की पटाया बीच पे एक बिकिनी में मृत पाई गई। हत्या का तरीका, उसका गला घोटा गया था। कुछ हफ्तों में एक और फिर एक और। टोटल 33 पीड़ितों का अनुमान। एक सीरियल किलर, एक बड़ा धोखेबाज, एक एस्केप आर्टिस्ट जिसने 12 हत्याओं की सजा पाई, लेकिन फांसी से बचने के लिए भारत के तिहाड़ जेल को ही अपना सुरक्षा कवच बना लिया। ये उस आदमी की कहानी है जिसे दुनिया द सर्पेंट के नाम से जानती, जिसने सिस्टम को तो मात दी लेकिन किस्मत से बुरी तरह हार गया। दोस्तों, ये कहानी केवल उसके अपराधों की नहीं है, बल्कि ये पूरा एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस है कि कैसे एक इंसान अंतर्राष्ट्रीय अस्थिरता, माता पिता के द्वारा त्याग किया जाना और देशहीनता के दर्द से गुजरकर एक शिकारी, एक प्रेडेटर बन जाता है। 70 के दशक में पश्चिमी दुनिया में वियतनाम वॉर के खिलाफ काफी ज्यादा डिसइंटरेस्ट और कंज्यूमरिज्म से निराश होकर एक अलग ही मूवमेंट का जन्म हुआ। वहाँ के युवा आध्यात्मिक ज्ञान, आजादी और ईस्टर्न फिलॉसफी के तलाश में यूरोप और अमेरिका से निकलकर अफगानिस्तान, भारत और नेपाल की सफर पे चल दिए, जिसे हिपी ट्रेल कहा जाता। जब ये पश्चिमी युवा मटेरियलिज्म को छोड़कर आत्मीयता की खोज में एशिया की यात्रा कर रहे थे, तो वो काफी खुले विचारों के थे, सत्ता के विरोधी थे और सबसे बढ़कर वो एक दूसरे पे भरोसा करने वाले। और यही माहौल चार्ल्स सोबराज के लिए सबसे सही हंटिंग ग्राउंड बन गया था। सवाल ये नहीं है कि उसने कैसे मारा, सवाल ये है कि उसने ऐसा चालाक और अपराधित व्यक्तिमत्व कैसे बनाया जो करीब 30 साल यानी 3 दशकों तक इंटरनेशनल लॉ एनफोर्समेंट को चकमा देता रहा। इसका जवाब उसके शुरुआती जीवन में छुपा हुआ है। चार्ल्स सोबराज की कहानी कई दशकों से दुनिया भर के लेखकों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को अट्रैक्ट करती रही है, जिसने उसके छोटे मोटे अपराध, चोरी और हत्या से बदलकर फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन में बदल दिया है। दुनिया भर में सोबराज पर कई ज्यादा बायोग्राफीज बनी है, जैसे कि थॉमस थॉम्सन की सर्पेंटीन और रिचर्ड नेविल और जूली क्लार्क की द लाइफ एंड क्राइम्स ऑफ चार्ल्स सोबराज। कम से कम 3 डॉक्यूमेंट्रीज और उसकी इस अंतर्राष्ट्रीय बदनामी को 2021 में 8 एपिसोड वाली BBC और नेटफ्लिक्स की ड्रामा सीरीज द सर्पेंट ने एक अलग ही पहचान दी। भारत में भी उसकी कहानी बॉलीवुड में 2025 में बनी रणदीप हुड्डा की फिल्म मैं और चार्ल्स, जिसे भारतीय पुलिस के नजरिए से दिखाया गया था, और बहुत ही रिसेंट 2025 में नेटफ्लिक्स पर बनी मनोज वाजपेयी की बेहतरीन एक्टिंग वाली फिल्म इंस्पेक्टर जेंडे। ये भी सोबराज के जीवन, भारतीय कानूनी कहानी को, खासकर तिहाड़ जेल में उसके दिनों को दिखाती है। यही ग्लोबल मीडिया फुटप्रिंट इस बात का सबूत है कि सोबराज की कहानी आज भी ध्यान बटोरने में कामयाब, और यही सारी अटेंशन उसके लिए सेल्फ सेंटर्डनेस के लिए वैलिडेशन का काम करती है। दूसरे विश्व युद्ध के अस्थिर दौर में हुआ था। उसके पिता एक इंडियन बिजनेसमैन थे और माँ एक वियतनामीज शॉप वर्कर। इस फ्रेंच और इंडो चाइना के अस्थिर माहौल में उसको कोई एक निश्चित राष्ट्रीय सांस्कृतिक पहचान नहीं थी। वो किसी भी देश की फॉर्मल सिटीजनशिप के बिना पैदा हुआ था। यह ऐसी लीगल सिचुएशन है जिसने उसके मानसिक बनावट को हमेशा के लिए बदल दिया। उसका बचपन वियतनाम, फ्रांस और सेनेगल के बीच लगातार ट्रैवल करने में बीता, और यही न घर का न घाट का एक्सपीरियंस उसके ऊपर तोपा गया था। ये उसने चुना नहीं था। इस सिचुएशन ने उसके अंदर ऐसी डिटैचमेंट पैदा कर दी, किसी एक कानूनी या भौगोलिक सीमा के लिए उसका कमिटमेंट पूरी तरीके से खत्म हो गया। जब आपके पास किसी एक देश की वफादारी या नैतिक रोक टोक नहीं होती या कोई कल्चरल बॉन्ड नहीं होता, तो आप अपनी पहचान कभी भी बदल सकते। उसका विद्रोह बहुत ही कम उम्र में दिखने लगा था। 1960 में चोरी, लगातार बुरा व्यवहार, बॉर्डर क्रॉसिंग, ये उसकी कानून और व्यवस्था की अवहेलना की शुरुआती चल के। उसकी क्रिमिनल मेथोडोलॉजी की असली ट्रेनिंग फ्रांस में शुरू हुई, जहां छोटी मोटी चोरियां, धोखाधड़ी के लिए फ्रांस के जेलों में बिताया गया समय उसके लिए सजा नहीं बल्कि एक सीखने का दौर था। वहाँ उसने अपना नेटवर्क बनाया और हेयर फेयर या मैनिपुलेशन के तरीकों को सुधारा। जेल से छूटने के बाद अस्थिर पहचान और दर्द से भरे जीवन ने हर बार अपनी तरफ ध्यान खींचने की एक इच्छा सी पैदा हो गई। दोस्त बनाना, मदद करना और फिर धोखा देना उसके बचपन के खोए हुए नियंत्रण की भरपाई थी। वो साधारण चोर से हटकर एक ऐसे शिकारी में बदल गया था जिसने हत्या से पहले अपने शिकार के दिमाग पर हावी होना सीख लिया था। 1970 में सोबराज का आपराधिक करियर अपने शिखर पर पहुंचा। उसने खुद को एक सफल कॉस्मोपॉलिटन व्यक्ति और खास करके जेम डीलर यानी जौहरी के तौर पे पेश किया। ये पहचान उसकी कई ज़रूरतों को पूरा करती, जैसे कि बड़ी मात्रा में कैश रखना, अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन में घूमना फिरना, इस सब का मौका उसको मिल जाता। उसकी मेन स्ट्रैटेजी थी साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन, और उसके बाद नशा, इंटॉक्सिकेशन देकर लोगों को बेबस करना, और वही विक्टिम्स को फिर एंटी डिसेंट्री का मेडिसिन देके मामूली उपाय कहकर
सेडेटिव्स देता था जिससे हेल्पफुलनेस का बहाना या दिखावा बना रहे। और एक बार जब उसका शिकार बेबस होता था तो उनकी कीमती चीज़ें और डॉक्यूमेंट्स के लिए उनको लूट लेता था। विक्टिम्स को अक्सर मार दिया जाता था और पहचान छुपाने के लिए लाशों को जला दिया जाता, जो आगे चल के फॉरेंसिक की जांच को मुश्किल कर देती थी। पकड़े जाने के बाद सोबराज ने इसी मौतों को एक्सीडेंटल ओवरडोज बताकर अपनी जिम्मेदारी को झटक दिया। What you would do is pick a person or a couple, drug them. Yes, that's correct. Take their passport and any valuables they might have, and move on. That's correct. How many times do you think you did that? I did so many times as I've had. 20? 120? Maybe 100. शोभराज की सफलता में उसकी अटूट वफादारी वाली साथियों की भर्ती करने की क्षमता बहुत जरूरी थी। जैसे मैरी एंड्रे लेक्रैक, एक कनेडियन मेडिकल सेक्रेटरी थी जो 1975 में भारत में उससे मिली और वो उससे प्यार करने लगी। वो उससे इस तरह से साइकोलॉजिकली डोमिनेट हो गई कि वो जानबूझकर उसके भयानक अपराध और अय्याशी को नज़रअंदाज करने लगी। और ये सेक्रेटरी सोबराज के काम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि वो एक भरोसेमंद और एक नॉन थ्रेटनिंग फीमेल फेस बन गई थी जिससे नॉर्मली विक्टिम्स सतर्कता नहीं रखते थे। जुलाई 1975 में वो बैंकॉक में सोबराज के साथ काम करने के लिए चली गई। एक युवा इंडियन मैन जो तुरंत ही सोबराज का सेकेंड इन कमांड बन गया था। 1975 में उन्होंने मिलकर अपनी पहली हत्याएं की और पीड़ितों को अपने साथ जुड़ने में मजबूर कर दिया। पीड़ितों की वफादारी सिर्फ एक आकर्षण पे आधारित नहीं थी बल्कि एक सोची समझी साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग पे टिकी हुई थी जिसे रेस्क्यू स्कैम कहते हैं। सोबराज जानबूझकर अपने फॉलोअर्स के लिए मुश्किल हालात पैदा करता था, जैसे उनका पासपोर्ट चुराना और फिर नौटंकी करके उनकी मदद करने में आना। और बचाव की बनाई गई ये हरकत विक्टिम्स में आभार और विश्वास पैदा कर देती थी जिससे वो मानसिक रूप से सोबराज के साथ जुड़ जाते थे और आने वाले खतरे को पहचान नहीं पाते। सोबराज की निर्दयता का सबसे बड़ा उदाहरण था अजय चौधरी। अजय में 1976 में मलेशिया में आखिरी बार देखा गया था। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि सोबराज ने अपने भरोसेमंद साथी को मार दिया ताकि उसकी जेम डीलर की जो इमेज बनी हुई है उसको बिना किसी गवाह के जारी रखा जा सके। सोबराज मानता था कि जो भी कोई बहुत ज़्यादा जानता है उसे मरना ही होगा। आगे चल के अजय चौधरी की लाश कभी नहीं मिली। सोबराज के अपराध एशिया में जियोग्राफिकली फैले हुए थे। थाईलैंड, भारत, नेपाल, मलेशिया, अफगानिस्तान, तुर्की, ग्रीस और फ्रांस, इन सभी जगहों पे उसने क्राइम किए थे। इंटरनेशनल लॉ एनफोर्समेंट ने 12 हत्याओं के लिए उसको दोषी माना, लेकिन एक्चुअल नंबर जो माना जाता है वो 33 तक हो सकता है। ये एक अनकन्फर्म काउंट है और इसी की वजह से उसको द सर्पेंट वाली लोकप्रिय कहानी को मजबूत बनाया गया है। उसकी हिंसा ज़रूरत के हिसाब से थी। हत्या तभी की जाती थी जब पीड़ित विरोध करते थे या आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए उनके पासपोर्ट या किसी और डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती थी, या तो वो सोबराज के कामकाज के लिए गंभीर खतरा बनते थे। जैसे अजय चौधरी। लाशों को जलाने की साजिश उसकी फॉरेंसिक की समझ को दर्शाती है जिसका उद्देश्य था पहचान छुपाना और पुलिस इन्वेस्टिगेशन को मुश्किल करना। सोबराज को हालांकि 12 हत्याओं में ही दोषी पाया गया। थाईलैंड में 1975 में हुए पटाया मर्डर्स, उसमें अमेरिकन टूरिस्ट टेरेसा नोल्टन को गला घोट कर मारा गया जिससे उसे बिकिनी किलर का नाम मिला। इसी घटनाक्रम में आगे एनाबेला ट्रेमोंट टर्किश या फ्रेंच ट्रैवलर थी, विटाली हकीम जो थी और चार्मिनी गौरव जो फ्रेंच थी। इन सबको भी शिकार बनाया गया था। पहचान मिटाने के लिए इनके लाशों को जलाया गया था। नेपाल में 1975 में ही उसने कॉनी जो ब्रॉन्जिक जो अमेरिकन थी और लॉरेंट कैरियर जो कनेडियन थी उनकी हत्या की, जिसके लिए उसको 2004 और 2014 में सजा मिली। जुलाई 1976 में सोबराज के अपराध की लहर नई दिल्ली में अचानक से रुक गई। उसका पतन तब हुआ जब उसने करीब 60 फ्रेंच स्टूडेंट्स को बड़े पैमाने में ड्रग्स दिए। सोबराज ने पोटेंट सेडेटिव मिली हुई मिठाई इन 60 स्टूडेंट्स को खिला दी जिसमें जीन क्लोक सोलोमन की मृत्यु हो गई। ये योजना विफल हो गई क्योंकि दवाइयाँ जो थी वो उम्मीद से ज़्यादा तेज़ी से असर करने लगी और उन 60 में से 3 अलर्ट स्टूडेंट ने सोबराज पे काबू करके पुलिस को फ़ोन कर लिया। इस गिरफ्तारी के बाद उसके साथियों ने जो स्मिथ और ईथर ने इंटरोगेशन के दौरान कई जुर्म कबूल किए और सोबराज को सोलोमन की हत्या के आरोप में तिहाड़ जेल भेज दिया। यहाँ पे उसे 12 साल की सज़ा मिली। इसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ उसके दौरान सोबराज पर 33 लोगों की हत्या का आरोप लगा जिसमें से 12 हत्याएं कंफर्म हो गई और बाकी
अनकन्फर्म्ड ही रही, क्योंकि ये अपराध एशिया के एक बड़े रीजन में फैला हुआ था, जिसमें अफगानिस्तान, तुर्की, ग्रीस और मलेशिया जैसे देश शामिल थे। पीड़ितों को अक्सर ड्रग्स दिए जाते थे, उसके बाद उनकी लूटपाट की जाती थी और सबसे इम्पोर्टेंट, उनके आइडेंटिटी थेफ्ट या गवाह बनने के खतरे को खत्म करने के लिए उनको मार दिया जाता था। साइकोलॉजिकल एनालिसिस से पता चलता है कि सोबराज एक सेल्फ सेंटर्ड और हाई फंक्शनिंग साइकोलॉजी से पीड़ित था। उसमें हमेशा मीडिया से बात करने की उत्सुकता रहती थी और उसकी जो लाइफ लॉन्ग डिमांड फॉर अटेंशन है और एक्सटर्नल वैलिडेशन है, उसको ये बात पूरा करती थी। उसकी जेल से रिहाई के बाद नेपाल सरकार पर मुकदमे की धमकी देना और सीरियल किलर के टाइटल को पूरी तरीके से नकारना इन्हीं सब जरूरतों को पूरा करता है। उसमें पर्सनालिटी चार्म, झूठ बोलने की आदत एंड कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एम्पैथी, खास करके उसके करीबी साथ मर्डर करने में, और उसकी डिपेंडेंट लाइफस्टाइल, ये कई मनोरोग के लक्षण हैं। वो लोगों को इस्तेमाल के बाद फेंकने लायक चीज़ें समझता था। वो लोगों को कभी भी पासपोर्ट, करेंसी या शेल्टर से ज़्यादा कुछ नहीं समझता था। उसका धोखा केवल चोरी या लूटपाट तक सीमित नहीं था, ये एक लंबे समय तक चलने वाली साइकोलॉजिकल कंडीशन थी और उसी का नतीजा था। एक पढ़े लिखे और अंतर्राष्ट्रीय जौहरी के रूप में पेश आना, कॉम्पिटेंस और दुनियादारी का भ्रम देता था, जो भोले भाले ट्रैवलर्स को आकर्षक लगता था। सबसे पहले तो वो एक नॉलेजेबल गार्डियन बनकर सामने आता था और अपने अंदर के शिकारी को छुपाता था। उसका हावी और शक्तिशाली व्यक्तित्व खासकर को महिलाओं को आकर्षित करता था, जैसे मैरी एंड्रे लेरलैक। नई दिल्ली में जीन लुक सोलोमन की मौत के बाद सोबराज को तिहाड़ जेल भेजा गया था और उसे अनइंटेंशनल मर्डर के केस में 12 साल की सजा मिली थी। सबसे ड्रामेटिक फेज तब आया जब एक दशक बाद 1986 में सोबराज जानता था कि उसकी 12 साल की सजा जल्दी खत्म होने वाली है और फिर इसके बाद उसे थाईलैंड गवर्नमेंट को सौंप दिया जाएगा, जहां उसे मल्टीपल मर्डर्स के लिए मौत की सजा ही मिलेगी। उसने एक बहुत ही चालाक और सोची समझी लीगल स्ट्रैटेजी बनाई। उसने भारतीय जेल में अपनी सजा को तब तक बढ़ाया जब तक थाईलैंड गवर्नमेंट का स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन, यानी एक मर्यादा जहां तक उसको वो सजा के लिए जिम्मेदार ठहरा सकते थे, वो खत्म ना हो जाए। 16 मार्च 1986 को अपने 42वें जन्मदिन पर उसने फेमस एस्केप को अंजाम दिया। उसने जेल के अंदर एक पार्टी आयोजित की जहां उसने नशे से मिली खीर सबको बांटी, जिससे वार्डन, पुलिस और उसके साथी और बाकी जेल कर्मी सभी बेहोश हो गए और वो बाहर खड़ी हुई एक कार में भाग गया। इसके बाद उसने खुद ही अपनी गिरफ्तारी करवाई और यही उसकी कहानी का मेन क्लाइमैक्स था। वो हमेशा के लिए आज़ादी चाहता भी नहीं था। उसने ये जेल ब्रेक जानबूझ के किया था ताकि इस जेल ब्रेक और भागने के लिए उससे ज़्यादा सज़ा मिले और वो ये सुनिश्चित कर पाए कि वो उस दिन तक भारत की जेल में रहे जब तक थाईलैंड की गवर्नमेंट उसको वहाँ के आरोपी के लिए प्रोसिक्यूट नहीं कर पाए। वो 1997 तक अपनी रिहाई तक तिहाड़ जेल में ही रहा। 1997 में तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद सोबराज ने चुपचाप जीवन बिताया, लेकिन 2003 में आगे चल के उसने एक बहुत बड़ी गलती की। वो चुपके से और इलीगली नेपाल लौट आया। यहाँ उसने फिर से मीडिया का ध्यान खींचने की कोशिश की और यहीं पे उसका अति आत्मविश्वास की वजह से पतन हुआ। 1975 में उसे पुराने हत्या के मामलों में कॉनी जो ब्रॉन्जिच और लॉरेट कैरी, जिनकी हत्या नेपाल में की गई थी, नेपाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहाँ की पुलिस ने पुराने रिकॉर्ड्स और गवाहों के बयान और क्रिटिकल फॉरेंसिक एविडेंस, जिसमें हैंडराइटिंग सैंपल्स, इन सब का उपयोग करके उसे अपराधी साबित कर 2004 में उसे एक क्रॉनी जो ब्रॉन्जिच की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सज़ा मिली और यही जब मुकदमा चल रहा था तो 2014 में उसे लॉरेंट कैरियर की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा मिली। सोबराज ने इस फैसले के अगेंस्ट तुरंत ही अपील किया और नेपाल कोर्ट के इस फैसले को अन्यायपूर्ण बताया। 30 जुलाई 2010 में नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने उसकी लाइफ सेंटेंस को बरकरार रखा, साथ ही कि उसने इलीगली नेपाल में प्रवेश किया था तो और 1 साल की सजा बढ़ाई और उसके साथ जुर्माना जोड़ा। उसकी सारी नेपाल में बसी हुई प्रॉपर्टीज को जब्त करने का आदेश दिया। सोबराज की डिफेंस टीम में उसकी वकील सास शकुंतला थापा और उसकी नेपाल में बनी हुई पत्नी विश्वास भी शामिल थे। उन्होंने तर्क दिया कि नेपाल सरकार ने और नेपाल के कोर्ट ने उसे न्याय से वंचित रखा है और सोबराज भी लगातार इन सारे जुर्मों से इनकार करता रहा। उसने ये कहा इन सारे हत्याओं के वक्त वो नेपाल में था ही नहीं। अति अहंकार के कारण नेपाल लौटना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। सोबराज के दशकों की हेर फेर और तबीयत खराब होने के कारण उसकी सज़ा 2022 में समाप्त हुई। 2015 तक उसकी शारीरिक स्थिति गंभीर रूप से खराब हो चुकी थी और 2017 में उसकी एक ओपन हार्ट सर्जरी भी हुई थी। इसी गंभीर और अक्यूट मेडिकल क्राइसिस को उसने अपनी अंतिम कानूनी रणनीति का आधार बनाया, जहां उसकी टीम ने ध्यान दोष या निर्दोषता से हटकर ह्यूमन राइट्स पे लगाया। उन्होंने अपील किया कि उसकी बढ़ती हुई उम्र
और सीरियस मेडिकल कंडीशन के कारण लगातार कैद में रखना बेसिक ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन है। नेपाल के कानून ने दया दिखाते हुए उसकी रिहाई की अनुमति दे दी और दिसंबर 2022 में, क्योंकि वो अपने 20 साल के आजीवन कारावास में से 19 साल ऑलरेडी पूरे कर चुका था, तो दिसंबर 21, 2022 को नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम फैसला सुनाया, जहां उन्होंने मानवीय आधार पर उसकी उम्र, जो उस वक्त 78 साल की थी, डॉक्यूमेंटेड गुड बिहेवियर और लगभग पूरी सजा काटने के आधार पर उसे रिहाई का आदेश दे दिया। इस वक्त पे गहरी विडंबना ये थी, जिस आदमी ने विक्टिम्स के खिलाफ बिल्कुल ही दया नहीं दिखाई, उसे अंततः कोई लीगल दावपेच से नहीं, बल्कि उसकी शारीरिक कमजोरी और प्रिंसिपल ऑफ कंपैशन यानी दया के आधार पर मुक्ति मिली। कोर्ट के आदेश में अनिवार्य शर्त कि उसे 15 दिन के भीतर नेपाल छोड़ना पड़ेगा और 23 दिसंबर 2022 को उसे रिहा कर दिया और दोहा, कतार के रास्ते उसे फ्रांस रिपोर्ट कर दिया गया। इसके बाद नेपाल सरकार ने बहुत ही कुख्यात अंतर्राष्ट्रीय मामले को हमेशा के लिए बंद कर दिया। फ्रांस पहुंचते ही शोभराज ने तुरंत ही मीडिया का ध्यान बटोरा। उसने पत्रकारों से कहा, आई फील ग्रेट, आई हैव अ लॉट टू डू। इतने सालों की जेल के बाद वो इन सारे आरोपों से इनकारी करता रहा और उसने स्पष्ट शब्दों में बताया कि वो कोई सीरियल किलर नहीं है। ये बात उसकी मनोरोग संबंधी क्षमता को पुष्ट करती है कि वो अपने अपराधों को कभी भी वास्तविकता में स्वीकार नहीं कर पाएगा। रिहाई के बाद उसका इमीडिएट प्लान था कि लोगों से बदला लेना और कानूनी बदलाव। I feel great, but I only look forward now that I have a lot to do. I have to sue a lot of people, including the state of Nepal. उसकी ये धमकी मीडिया का ध्यान खींचने के लिए और इस पूरी स्टोरी से एक फाइनेंशियल गेन के लिए कानूनी व्यवस्था का उपयोग करने के लिए बनाई गई थी। अब फ्रांस में उसकी मेन इनकम उसकी इंटरनेशनल बदनामी है। वो अपने अतीत से पैसे कमाने की योजना बना रहा है, जैसे इंटरव्यूज देना, बुक्स लिखना, फिल्म और टेलीविजन शोज के लिए कंसल्टेशन करना। तो उसने आपराधिक जीवन को और आपराधिक कारोबार को चोरी और हत्या से बदलकर अब फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन में बदल दिया है। आगे चल के फ्रांस में उसके ऊपर कोई भी कानूनी मुकदमा चलने की संभावना कम ही है, लेकिन उसका जीवन आज भी प्राइवेट नहीं है। उसका मानसिक प्रोफाइल मीडिया का अटेंशन लगातार चाहेगा और वो चुपचाप गायब नहीं होगा। चार्ल्स शोभराज एक ऐसा इंसान था जिसे देशविहीनता, साइकोपैथिक टेंडेंसीज ने बनाया और उसने स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करके 1970 के हिपी ट्रेल और जियोपॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का इस तरीके से फायदा उठाया, जिसकी वजह से उसे द सर्पेंट, द बिकिनी किलर इस तरीके के नाम मिले। उसने अपने पर्सनालिटी को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और भारत में किए गए 1986 में तिहाड़ जेल ब्रेक से कानूनी व्यवस्थाओं को स्ट्रेटेजिकली मैनिपुलेट किया। आज चार्ल्स शोभराज की विरासत उसकी अनसुलझी हत्याएं, दशकों की अंतर्राष्ट्रीय अराजकता और यह दहला देने वाली अनुभूति है। दुनिया के सबसे कुख्यात हत्यारों में से एक को न्याय भी मिला, तो आखिर ह्यूमैनिटी के बेसिस पर। इस कहानी से आपको क्या लगता है? क्या चार्ल्स शोभराज को उसकी रिहाई पर मिली मानवीय दया सही थी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और इस डीप एनालिसिस को उन सभी के साथ भी शेयर करें जो इस अनसॉल्व्ड मिस्ट्री को जानना चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।